दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को मेट्रो और डीटीसी बसों में फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। महिलाओं को फ्री यात्रा देने में डीएमआरसी को होने वाले नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी। सीएम केजरीवाल ने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में नवंबर तक 70,000 सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना का भी ऐलान किया है। दिल्ली के अंदर डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं को किराए से छुटकारा दिलाने के लिए फ्री यात्रा का ऐलान किया है। केजरीवाल का दावा है कि इससे महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। को ये पता नहीं होता कि अंदर मार्शल तैनात हैं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक सक्षम महिलाएं चाहे तो टिकट खरीद सकती हैं। उन्हें सब्सिडी का इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इस ऐलान को आगामी चुनाव के मद्देनजर शिगुफा बताया है। जो महिलाओं को मुफ्त यात्रा की ऑफर दी है, पहले तो उन्होंने ये कहा है कि आप अपने सुझाव भेजिए, कब तो वो सुझाव आएंगे। फिर उन्होंने कहा है कि मैं अगस्त सितंबर तक इसको लागू करने की कोशिश करूंगा, और अभी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अक्टूबर में शायद चुनाव हो जाए। तो इसका मतलब है कुल चुनावों को देखकर वो ये बात को कर रहे हैं। चुनावी स्टंट करने के लिए उनको अभी महिलाओं के लिए फ्री भी करने की बात उनको ध्यान आ रही है। महिलाओं के लिए और सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन जो महिलाओं के लिए पहले प्रॉमिसेस किए थे, क्या वो पूरे किए केजरीवाल ने, ये भी एक सवाल है। तो लोकसभा चुनाव के अंदर जोर का झटका जोर से लगा है आम आदमी पार्टी को। इसीलिए वो विधानसभा चुनाव से पहले जनता को मुफ्त के वादे कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार की तरफ से महिलाओं को ये मुफ्त का तोहफा मिला है, लेकिन इससे सरकार पर 1000 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। एक नजर दिल्ली मेट्रो और डीटीसी पर सफर करने वाले यात्रियों और दिल्ली सरकार पर पड़ने वाले खर्च पर भी डालते हैं। दिल्ली मेट्रो में हर दिन करीब 30 लाख लोग यात्रा करते हैं। इसमें 25% से ज्यादा महिलाएं होती हैं। मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त यात्रा के ऐलान से दिल्ली सरकार पर 1200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं डीटीसी की बसों में रोजाना करीब 42 लाख लोग यात्रा करते हैं। इसमें 20% तादाद महिलाओं की होती है। डीटीसी में महिलाओं की मुफ्त यात्रा से सरकार पर 200 करोड़ का बोझ पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में दिल्ली की महिलाओं का क्या कहना है। क्या वो चाहती भी हैं कि उन्हें मुफ्त में यात्रा करने की इजाजत मिले, या वो ऐसा नहीं चाहती है। सुनते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है दिल्ली की महिलाओं की। अच्छा, गुड स्टेप है एक तरीके से देखा जाए तो। वैसे इसकी ऐसी कोई मुझे तो नीड लग नहीं रही है कि नीड है। अच्छा डिसीजन लिया है, बिकॉज मेट्रो में अगर हमें फ्री ट्रैवल करने को मिलेगा तो ऑफकोर्स फीमेल्स यही चूज़ करेंगी, क्योंकि कैब्स एंड ऑटोज हमारे लिए थोड़ी महंगी होती है। वो उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक मारा है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि दिल्ली इलेक्शन की जो यस, ये 2020 के लिए प्रिपरेशन किया उन्होंने, वो मास्टर स्ट्रोक है उनका और कुछ नहीं। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा फैसला ले रही है, अगर स्पेशली वुमेन्स या गर्ल्स के लिए ले रही हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है और बेटर भी है ये। बहुत अच्छा किया अगर उन्होंने सेफ्टी के लिए इतना अगर कुछ किया है। बट हाँ, एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है, कचरा हो सकता है। मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा, और फिर एक्चुअली मेट्रो इज सेफ फॉर वीमेन, सो इट विल बी नाइस अप्रोच फॉर देयर सेफ्टी ऑल्सो। इसकी बजाय अगर उनके पास इतना है पैसा, इतना फंड्स हैं, तो फिर वो पूरा सबके टिकट्स को प्राइस लोअर करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि डीटीसी और दिल्ली मेट्रो की इस वक्त हालत क्या है। अगर दिल्ली मेट्रो की बात की जाए तो परिचालन और यात्री किराए से मुनाफे के मामले में दुनिया की 5 मेट्रो सिस्टम में शामिल है, लेकिन विस्तार परियोजनाओं के कारण लिए गए कर्ज को चुकाने के कारण इसमें घाटा आता है। हम आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए कि कितना घाटा आता है। दिल्ली मेट्रो को हर साल 350 करोड़ का घाटा है, और इसी के चलते किराए भी बढ़ाए गए हैं।
जून 2018 तक मेट्रो 355 करोड़ के नुकसान के अंदर चल रही थी, जिसके बाद किराए बढ़ाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी भरपाई नहीं हो पाई है। अब दिल्ली सरकार चुकाएगी तो, लेकिन इससे दिल्ली की मेट्रो पर क्या असर पड़ेगा, दिल्ली के टैक्स पेयर पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक जेब से निकालकर दूसरे जेब में देने वाला काम केजरीवाल सरकार ने किया है। और डीटीसी की अगर हम बात करें तो इसको सालाना 1750 करोड़ का घाटा है। दिल्ली की डीटीसी बीमार हो चुकी है और इससे महिलाओं की मुफ्त यात्रा से दोनों पर, मेट्रो और जो डीटीसी की बसेस हैं उनसे मुफ्त यात्रा करने पर दिल्ली सरकार पर 1400 करोड़ का बोझ आएगा। इससे पहले बिजली और पानी पर भी सब्सिडी का ऐलान केजरीवाल सरकार ने किया था। और आइए सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज जी के पास। हमने बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र गुप्ता जी को भी जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक वो जुड़ नहीं पाए हैं। थोड़ी ही देर में उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऋतुराज जी, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। मुझे ये बताइए कि सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलने से सुरक्षा कैसे मिल जाएगी? आपने सीसीटीवी तो लगाए नहीं 4.5 साल के अंदर, ना ही आपने बसेस के अंदर मार्शल बिठाए। अब आप कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा देनी है इसलिए मुफ्त में कर दिया। ये कहिए ना, मुफ्त में करके आप महिलाओं के वोट लेना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो फैसला है दिल्ली सरकार का, ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ली गई है। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने से सुरक्षा कैसे मजबूत होगी, ये बताइए। पूरी महिलाओं से छेड़खानी तो डीटीसी की बसों में भी हो जाती है। इसी के चलते आपने मार्शल बिठाने, सीसीटीवी लगाने की बात कही थी, जिस पर आपने कोई काम नहीं किया, और अब आप मुफ्त में उनको जो है यात्रा करने की अनुमति दे रहे हैं। आधी महिलाओं का यह भी कहना है कि यह कदम ठीक नहीं है सरकार का। वो नहीं चाहती कि फ्री में टिकट दिए जाए उनको। सभी डीटीसी बसेस के अंदर में मार्शल तैनात हैं और जो क्लस्टर बसेस है उसके लिए ऑर्डर हो चुका है, बहुत जल्दी उसमें भी तैनाती होगी। 3000 नए डीटीसी के बसेस आने वाले समय में बेड़े में शामिल होने वाला है। इसी महीने से बसेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको एक चीज समझना पड़ेगा दीपक जी कि मेट्रो के अंदर बिलो कैपेसिटी पे हमारा मेट्रो चल रहा है, और पिछली बार जब उसके किराए बढ़ाए गए थे जिसकी वजह से राइडरशिप में भी कमी आई। महिला सुरक्षा के दृष्टि से डीटीसी बसेस और मेट्रो रेल सेफेस्ट है महिलाओं के लिए। तो फिर आपने अपने घोषणा पत्र में मार्शल बिठाने की बात, सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात क्यों कही थी? ऋतुराज जी बताइए ना। फिर आपने अपना जो 2015 और 2014 का घोषणा पत्र था उसके अंदर मार्शल बिठाने की बात बसों में और कैमरे लगवाने की बात क्यों कही थी, अगर सेफ है तो? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि डीटीसी बसेस के अंदर में मार्शल तैनात हो चुके हैं और सीसीटीवी कैमरे का काम चालू है। बीईएल भारत का नवरत्न कंपनी है जिसको 1.5 लाख कैमरा लगाना है। 8 जून से वापस काम शुरू हो पाएगा क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में काम के अंदर में स्लो डाउन हुआ था। इसके अलावा स्कूलों के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। यह महिला सुरक्षा के दृष्टि से ही एक अगला कदम है जिसके तहत बहुत सारी महिलाएं कंफर्टेबली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं और वो सेफ रह सकती हैं। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ऋतुराज जी, आपने अपनी बात कही, फिर आपके पास आऊंगा। विजेंद्र गुप्ता जी, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं पहला, और अगर यह योजना इंप्लीमेंट हो जाती है और उसके बाद बीजेपी सरकार में आती है तो क्या आप इस योजना को खत्म करेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, पहला ये एक शगुफा है और शगुफों पर हाँ ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो कुछ किया जा रहा है चुनाव को ध्यान में रखकर एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है। और केजरीवाल जी की आदत है कि कैसे लोगों का ध्यान, महिला सुरक्षा सस्ती लोकप्रियता कैसे हो सकती है गुप्ता जी, छुपाने के लिए लोगों को गुमराह किया जाए। तो प्रश्न ये है कि 4.5 साल में आपने महिला सुरक्षा पर क्या कदम उठाए, पहले वो बताइए। एक बात। दूसरी बात, जिस बात की आप घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि
मैं बड़े साफ रूप से कहना चाहता हूं कि जो स्मार्ट कार्ड है, जिसके जो मेट्रो में सफ़र करने के काम आता है, उसमें मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरा, जो मशीन वहाँ लगी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा हुआ है, वो भी मेल फीमेल को नहीं पहचानता है। इसका मतलब ये है कि पहले हज़ारों करोड़ रुपए के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को इन एंड आउट जो मेट्रो का है उसको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, 40% सफ़र करने वाले दिल्ली के बाहर के लोग हैं, एनसीआर के लोग हैं। ये योजना का लाभ क्या दिल्ली के बाहर के लोगों को भी दिया जाएगा? और अगर सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए ये योजना है तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन भी आप कैसे करेंगे? ठीक है, जवाब लेते हैं। विजेंद्र जी, वैलिड पॉइंट है। मुझे बताइए ऋतुराज जी, साफ साफ क्या दिल्ली से बाहर की महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा, जो लाखों लोग रोज दिल्ली में आते हैं, मेट्रो में ट्रेवल करते हैं? और दूसरा, कैसे टिकट की जो मशीन्स हैं वो गेट पर ये पहचानेंगी कार्ड के जरिए कि महिला या पुरुष? संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि महिला सुरक्षा के दृष्टि से अपने को यह कदम उठाना है। यह महिला सुरक्षा का दृष्टि नहीं है। छोड़ दीजिए ऋतुराज जी, मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए। के लिए डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सस्ती लोकप्रियता। हाँ, चौरसिया जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। जी दीजिए। जब इसका फाइनल रूपरेखा तैयार होकर के इंप्लीमेंटेशन के लिए तैयार होगा तो उसके अंदर में ये तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा और महिला सुरक्षा ही एकमात्र इसका ऑब्जेक्टिव है। जिन महिलाओं को लगता है कि नहीं वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपना टिकट खरीद सकते हैं। दिल्ली के बाहर की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा, जो लोग दिल्ली घूमने आते हैं, ट्रेवल करने आते हैं, रिश्तेदारों से मिलने आते हैं। जिस प्राथमिकता को आगे लेकर के चल रहे हैं उसी के दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा बसों में, मार्शल्स, सीसीटीवी कैमरा जो आप 4.5 साल तक लगा नहीं पाए ऋतुराज जी, जो आप 4.5 साल तक लगा नहीं पाए, मेरे अपने चुनावी वादे के बाद भी 4.5 साल तक नहीं लगा पाए। सुन लीजिए, 4.5 साल में बिजली ठीक किया, पानी ठीक किया, शिक्षा ठीक किया, स्वास्थ्य ठीक किया और उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज महिला सुरक्षा पर क्या ठीक किया सब जानते हैं। विजेंद्र जी, जब तो गई ऋतुराज जी, आपने जवाब नहीं दिया। दिल्ली से बाहर की महिलाओं को भी ये मिलेगा। आप कैसे तय करेंगे कि ये महिला दिल्ली से बाहर है? मेट्रो का एंट्री गेट ये कैसे तय करेगा कि दिल्ली की महिला को ही मिले, बाहर की महिला को ना मिले? और मेट्रो का गेट ये कैसे पहचानेगा कि महिला और पुरुष? इसका जवाब दीजिए। सरकार की नीयत है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। जब इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार होकर के इंप्लीमेंटेशन होगा तो ये तमाम बातों का ध्यान, मतलब ये तय है कि आपको नहीं मालूम ये कैसे इंप्लीमेंट होगी? आपको नहीं मालूम ये कैसे इंप्लीमेंट होगी? ऋतुराज जी, आपको नहीं मालूम ये कैसे इंप्लीमेंट होगी? आपको अभी तक नहीं मालूम है, आपने सिर्फ घोषणा कर दी। इसी के लिए सुनिए, इसी के लिए डीटीसी को और दिल्ली मेट्रो को एक हफ्ते के अंदर में जल्दी से जल्दी पूरा प्रारूप तैयार करने के लिए आदेश दिया है। डीटीसी में बसें ही नहीं है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो हो बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे बसें तो हो किया जा सकता है। बसें हैं, आज से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हमने कहा है कि इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज हम लोग पूरे प्रारूप के अंदर में जो भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन सिंगल पॉइंट एजेंडा यही है कि विजेंद्र गुप्ता जी, आखिरी सवाल, क्या लागू कर पाएगी आम आदमी पार्टी सरकार? ऋतुराज जी दावा कर रहे हैं कि लागू हो जाएगा, क्या सरकार लागू कर पाएगी? और नहीं कर पाएगी तो क्यों? विजेंद्र जी, 200% के पास सवालों का जवाब नहीं करेगी लागू। योजना का प्रारूप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ शगुफा है। लोगों को गुमराह करो, लोगों का ध्यान भटकाओ और 6 महीने तो खुद कह रहे हैं, फिर आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव हो जाएगा, फिर आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे की बात होती थी, बात वहीं की वहीं। विजेंद्र गुप्ता जी जैसे लोग चिल्लाते थे कि महिलाओं नहीं है, की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, होती थी मेट्रो की क्वालिटी को गिरा। ठीक है, मैं आप दोनों को यही दूंगा। ऋतुराज जी, अगर आप योजना लागू लेकर आए हैं तो इसको लागू करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और विजेंद्र जी, अगर इसको लागू नहीं कर पा रही है सरकार तो उसको जनता के सामने लाना भी आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी योजना है, लेकिन वोट के लिए क्या मुफ्त में
रेवड़ियां बांटना एक अच्छा कदम है। इसके बारे में देश की जनता को विचार करना चाहिए कि ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देकर राज्य में सियासी हलचल बढ़ा दी है। इससे पहले मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार को जेडीयू की तरफ से एक मंत्री को शपथ दिलाने का प्रस्ताव दिया गया था। नीतीश कुमार थोड़ा दुखी हुए और उन्होंने बीजेपी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ने जब बिहार में अपना मंत्रिमंडल बढ़ाया तो बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उचित हिस्सेदारी न मिलने से दुखी चल रहे नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के घर इफ्तार में जाकर पटना के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। इस इफ्तार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल हुई। इससे पहले न्यूज नेशन से बातचीत में रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया था। भाजपा के खिलाफ सब लोग को एकजुट होना चाहिए। हम इस धारा के लोग हैं। अभी वो भाजपा के खिलाफ है, अगर आते हैं तो हमारे हिसाब से तो एकजुट हो जाना चाहिए। हालांकि इफ्तार में मौजूद राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापस लौटने पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी। आ सकते हैं क्या नीतीश कुमार महागठबंधन? आज के दिन नहीं बोलेंगे हम लोग, हमारा पार्टी नहीं कुछ बोलेगा, नहीं कमेंट करेगा, कुछ नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच लंबी राजनीतिक तकरार हुई थी। इस बाजी में नीतीश जीते थे और महागठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन नीतीश ने एकाएक आरजेडी से नाता तोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू गठबंधन में गांठ पड़ी हुई लगती है। ऐसे में नीतीश क्या पाला बदलेंगे, इसको लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बम्पर बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब एक्शन में है। चार्ज लेते ही एक्शन में दिखने वाले अमित शाह ने आज आंतरिक सुरक्षा पर बड़ी बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ, आईबी और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख मौजूद रहे। अमित शाह की बैठक में क्या क्या हुआ हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और पाकिस्तान सीमा, क्योंकि सीमा सुरक्षा इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है, और भारत बांग्लादेश सीमा के हालातों की जानकारी ली। इसके अलावा कश्मीर समस्या और आंतरिक सुरक्षा पर भी अमित शाह ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा पर अमित शाह ने एक दिन में 2 बार अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की है। इसमें अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सुरक्षा पर भी बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कार्यकाल के पहले कामकाजी दिन में ही इस बड़ी बैठक के जरिए साफ कर दिया है कि आंतरिक सुरक्षा पर कोई चूक या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ आज 2 बार बैठक की। आखिर क्यों, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्रा। गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में उनको एक व्यक्ति की तलाश जरूर होगी जो उन्हें मंत्रालय में तो रास्ता दिखाए ही, साथ ही भविष्य के ब्लूप्रिंट को भी तैयार करने में मदद करे। ऐसे में अजीत डोभाल से ज्यादा कोई कारगर व्यक्ति उनके लिए नहीं हो सकता। उम्मीद हम कर सकते हैं कि अजीत डोभाल और अमित शाह की जोड़ी भविष्य में देश के कई अनसुलझे मसलों को सुलझा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली। भारत की जासूसी की दुनिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल अब एक बार फिर पाकिस्तान को 5 साल डराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक बार फिर से बनाया है और प्रमोशन देते हुए कैबिनेट रैंक भी दे दी है। उरी और पुलवामा में हुए हमलों के बाद भारतीय सेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के पीछे अजीत डोभाल की ही रणनीति बताई जाती है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर फिर भरोसा जताते हुए उन्हें अगले 5 साल के लिए एनएसए नियुक्त किया है। इस बार डोभाल का कद भी बढ़ाया गया है। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी डोभाल खुफिया विभाग के जेम्स बॉन्ड के नाम से भी मशहूर हैं। उन्होंने करियर का ज्यादातर समय आईबी में बिताया है।
पूर्व आईबी प्रमुख रह चुके डोभाल को 1998 में कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड क्यों कहा जाता है, आइए आपको बताते हैं। यह हम बताएंगे आपको ग्राफिक के जरिए। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की प्लानिंग और इसके अलावा उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी प्लानिंग अजीत डोभाल ने की थी। वो इसके सूत्रधार थे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऑपरेशन हॉट परस्यूट की जो रणनीति है भारत की कि पलट कर वार करना, उसके पीछे अजीत डोभाल का ही दिमाग बताया जाता है। इराक में फंसे 46 भारतीय नर्सों को जिस तरीके से रिहाई कराया गया था, वो भी अजीत डोभाल की रणनीति थी। पूरे करियर में उन्होंने सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी है, बाकी पूरे वक्त उन्होंने जासूस के तौर पर काम किया है और यही उनकी खासियत है। और इसीलिए पूरी दुनिया की राजनीति, रणनीति और कूटनीति को वो बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं। 7 साल तक उन्होंने पाकिस्तान में रहकर जासूसी की है, इसीलिए वो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है और पाकिस्तान उनसे बेहद डरता है। मकबरे में रहकर वो जासूसी करते थे और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने कई बड़े बड़े ऑपरेशन को इस दरमियान अंजाम दिया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में रिक्शा चालक बनकर वो स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करवाई थी। मिजोरम के अलगाववादियों को आत्मसमर्पण के लिए उन्होंने अपनी रणनीति के साथ मजबूर किया था। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के शूट आउट की प्लानिंग की थी, लेकिन ये प्लान काम नहीं कर पाया। 1999 में कंधार विमान के बंधकों को बचाया था, उसके वक्त भी अजीत डोभाल पूरी की पूरी नेगोशिएशंस के अंदर शामिल थे और इसी के चलते कहा जाता है उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड और पाकिस्तान उनसे बेहद डरता है। और अब बात हिंदी पर मचे बवाल की। देश में स्किल इंडिया और बेहतर शिक्षा के लिए मोदी सरकार ने बड़ी मुहिम चलाई थी और मोदी 2.0 सरकार में इस एजेंडे पर खास फोकस किया गया है। इसी तरह बच्चों को बहुभाषी बनाने के लिए कुछ सुझाव मांगे गए थे, लेकिन नई शिक्षा नीति का मसौदा आया तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामा हिंदी को लेकर है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि सरकार, उनका आरोप है कि सरकार हिंदी को थोपने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात साफ है कि ये सिर्फ अभी मसौदा है, पूरी की पूरी नीति नहीं। ये मसौदा क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। इसमें 3 भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, एक हिंदी, एक क्षेत्रीय भाषा और दूसरी अंग्रेजी। कुछ राज्यों को जो हिंदी भाषी नहीं है उनको ये आपत्ति है कि हिंदी भाषा पढ़ाई ही ना जाए, जिनमें तमिलनाडु प्रमुख है। It should not be made valid in Tamil Nadu because Tamil Nadu has a 2-language formula and there is an act, so it should not be made applicable to Tamil Nadu. देश में नई शिक्षा नीति अभी तक हकीकत की जमीन पर उतरी भी नहीं कि महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण तक और पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल तक सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। आज चेन्नई में एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने प्रदर्शन किया। जिस मसौदे को लेकर नॉन हिंदी स्टेट में हिंदी थोपने के आरोप मोदी सरकार पर जड़े जा रहे हैं, उस मामले में देश के नए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ये सिर्फ सुझाव है, कोई नीति नहीं। नीति फाइनल नहीं हुई है, उसको जो रिपोर्ट है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को हमने प्राप्त किया है और वो लोगों के जो सुझाव होंगे वो उन सुझावों को लेने के लिए क्या है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलतफहमी हुई है कि लोगों को लगता है ये नीति हो गई है। आखिर क्या था वो मसौदा जिसके खिलाफ इतनी 1965 की तर्ज पर हिंदी विरोधी आंदोलन की धमकियां दी जा रही है और देश भर में हिंदी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं मसौदे के अंश। दरअसल पिछली सरकार में एक मसौदा तैयार किया गया था और अब इसे नए मंत्री के सामने पेश किया गया है। इस मसौदे के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा में 3 भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव है। जैसा हमने आपको बताया था, बच्चों को बहुभाषी यानी मल्टी लैंग्वेज सीखने वाला बनाने के लिए ये मसौदा तैयार किया है ताकि उनको मदद मिल सके। 3 भाषाओं में हिंदी को भी शामिल करने का प्रस्ताव है और 3 भाषाओं के इस फॉर्मूले का दक्षिण भारत में जमकर विरोध हो रहा है।
इसमें क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी और हिंदी को पढ़ाने की सिफारिश की गई है और दक्षिण भारत के और वो राज्य जो हिंदी भाषी नहीं है उनको इस बात के साथ बेहद आपत्ति है। नई शिक्षा नीति के मसौदे को महाराष्ट्र की राज ठाकरे की पार्टी ने भी इसको लेकर बवाल मचाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर हम इसे पढ़े क्यों। पहली से 8वीं क्लास तक हिंदी अनिवार्य करने की सिफारिश क्या हुई? देश की राजनीति में उबाल आ गया। उन राज्यों में हिंदी पर ज्यादा घमासान है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हिंदी विरोध को राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी बड़ा मुद्दा बना लिया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखे इस पोस्ट को गौर से देखिए, जिसमें कहा गया है कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हम पर यह जबरन न थोपी जाए। मुंबई से बात निकली तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े चेहरे मैदान में कूद पड़े। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले इस अंदाज में पलटवार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा ही है और हिंदी राष्ट्रभाषा का विरोध करना ये बात अच्छी नहीं है। विवाद बढ़ता देख मोदी सरकार में शामिल दक्षिण राज्यों के चेहरे सामने आ गए और इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि एचआरडी मंत्री को सौंपी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति महज एक मसौदा रिपोर्ट है। आम जनता से प्रतिक्रिया ली जाएगी, राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा, इसके बाद ही इस मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। इसीलिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए। और अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सियाचिन दौरे की, जिससे चीन और पाकिस्तान डर गए हैं। रक्षा मंत्री बनते ही राजनाथ सिंह ने सियाचिन जाकर चीन और पाकिस्तान को जता दिया है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो उनकी खैर नहीं। प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार ने कार्यभार संभालते ही बता दिया है कि सेना और राष्ट्रीयता की भावना उसके लिए सबसे ऊपर है। रक्षा मंत्री का संकेत साफ है कि उनकी सरकार राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगी। आपकी शौर्य को, आपकी पराक्रम को मैं हृदय की गहराइयों से समझता हूं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जब देश के नए रक्षा मंत्री पहुंचे तो उन्होंने जवानों के भीतर स्वाभिमान जगाया और उनका हौसला बढ़ाया। देश के नए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले दौरे के लिए सियाचिन को चुना। इस दौरे पर उनके साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। सबसे पहले राजनाथ सिंह ने सियाचिन युद्ध स्मारक जाकर शहीद जवानों के शौर्य को नमन किया, विजिटर बुक में साइन किया और सैनिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने का, जूझने का आपका सही जज्बा रहा है। और मैंने तो यह फैसला किया है कि आज मिलकर आप लोगों से मैं वापस हो रहा हूं। जाकर मैं भी आर्मी चीफ साहब को मैं कह रहा था और सेक्रेटरी साहब को मैं कह रहा था, मैं तो जिन जवानों से मिल रहा हूं उन जवानों के घर पर मैं स्वयं अपने हस्ताक्षर से एक पत्र भेजूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को भरोसा दिया कि जल्द ही उनके परिवारों को एक चिट्ठी लिखेंगे। सियाचिन में 3000 जवानों की हमेशा तैनाती रहती है। यह 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है जिसकी हिफाजत आईटीबीपी के हवाले है। अब एक नजर डालते हैं कि अब तक राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और किन किन मंत्रियों ने सियाचिन का दौरा किया है। आइए देखते हैं इस ग्राफिक के जरिए। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है, दुनिया की सबसे ऊंची सैनिक चौकी है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति 10 मई 2018 को वहां गए थे, आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। रक्षा मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण 30 सितंबर 2017 को वहां गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार में बहुत ही एग्रेसिव रणनीति है।
सियाचिन को लेकर मनोहर पर्रिकर 22 मई 2015 को गए थे। ये जगह चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमा से लगती है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भी 23 अक्टूबर 2014 को वहां गए थे। मनमोहन सिंह साल 2005 में वहां गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, और इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम तब के राष्ट्रपति साल 2004 में वहां गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा बार सियाचिन का दौरे का इतिहास रखा है जॉर्ज फर्नांडिस ने। उन्होंने कई दर्जनों बार सियाचिन का दौरा किया है रक्षा मंत्री के तौर पर। और अब बात घरेलू राजनीति की। एक और प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार 100 दिन के कामकाज पर तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वहीं विपक्ष की रणनीति अभी भी उलझी हुई है। कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि लोकसभा में पार्टी का चेहरा कौन होगा। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए कांग्रेस के पास 55 सांसद तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा कौन होगा इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल के अलावा 2 और नाम रेस में हैं। इसमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी के अलावा तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का है, और इसके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री के सुरेश का नाम भी चर्चा में है। लेकिन पार्टी ने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पार्टी के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी संसदीय दल के नेता बने, लेकिन राहुल ऐसा नहीं चाहते हैं। उनका इस्तीफे को लेकर कांग्रेस में उहापोह अभी भी बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं राहुल गांधी की तस्वीर, चिंतित दिखाई दे रहे हैं, और वाकई पार्टी के अंदर भी चिंता है, क्योंकि हार के बाद पहली वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू करने के लिए वो राजी नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अध्यक्ष नया चुन लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी की इस बात पर ज्यादातर कांग्रेसियों का यह मानना है कि अगर हमने नया अध्यक्ष गांधी परिवार से अलग चुन भी लिया तो कांग्रेस के नेता क्या उसकी बात मानेंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरेश की तस्वीर, केरल में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इनका नाम चल रहा है कि इनको संसदीय दल में, लोकसभा के संसदीय दल में नेता बनाया जाए। यूपीए 2 में श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं के सुरेश, कांग्रेस के पुराने नेता है। लेकिन दक्षिण से ही क्यों, इसको लेकर भी जो तीसरे दावेदार हैं वो शशि थरूर हैं। कूटनीति और राजनीति का अनुभव है और कई बार चर्चा में रहते हैं अलग अलग कारणों से, कभी अच्छे कारणों से और कभी बुरे कारणों से। वहीं कांग्रेस के सांसद की मंशा है कि राहुल गांधी सदन के भीतर कांग्रेस की आवाज उठाएं, लेकिन देखना यह है कि राहुल गांधी इस पद को स्वीकार करते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात एक ऐसे गठबंधन की जो अंतिम सांसें ले रहा है नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत के बाद। क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जोर शोर से हुआ गठबंधन अब टूट गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मायावती ने आज बीएसपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के उपचुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने पार्टी के कोऑर्डिनेटर से यह भी कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए 403 सीटों पर तैयारियां शुरू कर दीजिए। दिल्ली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की समीक्षा बैठक से जो संकेत निकले हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी हैं। दरअसल आज मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों और सांसदों के साथ एक बड़ी और अहम बैठक की। इसमें मायावती ने बड़ा ऐलान किया कि यूपी विधानसभा की 11 सीटों पर उपचुनाव बीएसपी अपने सिंबल पर ही लड़ेगी। तैयारियों के लिए उपचुनाव वाले जिलों में भाईचारा कमेटियों को सक्रिय किया जाएगा। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी नेताओं को जुटने के लिए कहा गया है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि भविष्य के सभी चुनावों की तैयारी पार्टी अब अपने दम पर करेगी। उन्होंने बताया कि एसपी के पारिवारिक झगड़े के चलते वोटों का गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है। इधर दिल्ली से बीएसपी की बैठक से खबर निकली तो यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि इसके बाद गठबंधन टूटने का ऐलान महज औपचारिकता भर है। अकेले लड़ने की बड़ी वजह गठबंधन में यादव वोट बैंक का ट्रांसफर नहीं होना बताया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का मानना है कि शिवपाल यादव ने बीजेपी के पक्ष में यादव वोट बैंक को ट्रांसफर किया है और अखिलेश यादव के पारिवारिक झगड़े का नुकसान बीएसपी को हुआ है। यही वजह है कि यूपी में होने वाले चुनाव अब बीएसपी अकेले लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ हरेंद्र चौधरी, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।
उधर मायावती के फैसले से बेखबर अखिलेश आजमगढ़ में जनता को जीत का धन्यवाद देने गए थे, लेकिन उनके बात में बेबसी और लाचारी दोनों थी। इस चुनाव में खुद अखिलेश की पत्नी डिंपल, भाई धर्मेंद्र और अक्षय चुनाव हार गए हैं। बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद अखिलेश अपने गढ़ की सीटें ही नहीं बचा पाए। अखिलेश ने इशारों में जता दिया कि उनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस दिन मेरे हाथ में सर्टिफिकेट मिला, जो मैंने देखा कि आजमगढ़ से मैं जीत करके आया, मैंने सर्टिफिकेट लेकर के सीधा चुपचाप छिपा दिया। हमने देखा और छिपा दिया। हमने कहा ये तो घर में भी नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो नाराजगी और कुछ हो जाएगी। करारी हार का दर्द आखिरकार अखिलेश यादव की जुबान पर आ ही गया। चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में धन्यवाद रैली करने पहुंचे थे और यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बोलते रहे और दर्द छलकता रहा। हर दिन टीवी पर कौन दिखता था? किसका टीवी है? हमारे दिमागों में घुसेड़ दिया। हम नहीं चाहते थे सोचना समझना, लेकिन हमारे दिमाग से खेले, मोबाइल से खेले। ये लड़ाई दूसरे तरह की है, ये समझ पाना मुश्किल है। मोदी की सुनामी में पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट जीतने में अखिलेश यादव जरूर कामयाब हुए, लेकिन गठबंधन बनाने के बावजूद समाजवादी पार्टी सूबे में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। सिर्फ 5 सीटें मिली, लेकिन बड़ा झटका है चुनाव में सैफई परिवार की हार। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मुलायम सिंह यादव टीम अखिलेश से बहुत नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। पीएम कहते हैं कि जीत से विनम्रता आनी चाहिए, लेकिन अहमदाबाद के नरोडा से बीजेपी विधायक बलराम थवानी ने पहले 20 सड़क पर महिला की पिटाई की। दावा है कि महिला की पिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसने अपने इलाके की पानी की समस्या को लेकर विधायक से शिकायत की। तस्वीर देख सकते हैं आप, किस तरीके से महिला की पिटाई की जा रही है। विधायक जी बुरी तरह घिर गए थे। पहले उन्होंने हाथ से पीटा और फिर उसके बाद लात चला दी। फिर उनके गुर्गे महिला पर झपट पड़ते हैं। विधायक जी लात चला रहे हैं, आप देख सकते हैं, और किस तरह से उनके गुर्गे महिला पर झपट पड़ते हैं ये आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये उस इलाके से आती है जो उनकी कर्मभूमि है। नरोडा जो है अहमदाबाद का एक इलाका है और यहीं पर विधायक जी ने एक महिला की पिटाई की है। एक विधायक का काम होता है जनता की समस्याओं को सुनना और उन्हें दूर करना, लेकिन यहां तो विधायक से समस्या बताने पर कठोर सजा दी जाती है। पीड़ित की जुबानी पिटाई की पूरी दास्तां सुनिए और सुनिए विधायक का प्रायश्चित। मेरे हस्बैंड बाहर थे, उन्होंने दूर से देखा कि मेरी वाइफ मार खा रही है, तो वो भाग भाग के गाड़ी ऐसे ही फेंक के आ गए मुझे बचाने के लिए। उन्होंने अंदर से डंडे निकाले, वो डंडे निकाल के और उनको भी मारना चालू कर दिया। हम सम्मान करना जानते हैं, बेइज्जत करना हमारा धर्म नहीं है, न हमारा कर्म है। इस विषय को जो हो चुका है इस पे मुझे भी खेद है। पर तो विधायक जी ने खेद तो जता दिया, लेकिन खेद जताना काफी नहीं है क्योंकि परसेप्शन पब्लिक में मैटर करता है। इसीलिए उन्होंने महिला से राखी बंधवाई, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। विधायक जी ने इतनी बड़ी गलती की है और उसके बाद उनकी महिला को पीटते हुए तस्वीर हमेशा सोशल मीडिया पर रहेगी और वायरल होती रहेगी। जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीत के साथ विनम्रता आनी चाहिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने विनम्रता भूली थी? इसी बात पर आज का सबसे बड़ा सवाल है।